नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, उसकी बदहाल व्यवस्था की, वो व्यवस्था जिसके शिकार वहां के अल्पसंख्यक हो रहे हैं। जी हां, और सबसे खास बात यह है कि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है। आसिम मुनीर भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फरिश्तों से मदद मिलने का दावा कर चुके हैं, लेकिन उसी देश में उन्हीं के मुस्लिम अल्पसंख्यकों यानी कि शियाओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। पूरा मामला क्या है वो आपको बताएं, लेकिन उसके पहले एक वीडियो आपको देखना चाहिए और उस वीडियो में क्या कहा गया है वो आपको सुनना चाहिए। हमने नोटिस दिलाया, हमने तंबीह करवाई इंतजामिया को कि इन दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन इंतजामिया टस से मस नहीं हो रही। मतलब ये हुआ कि हम इन गुस्ताखों को खुद लगाम डालेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आप गिरफ्तार नहीं करेंगे, अगर आप उनको कानून के कटहरे में नहीं लाएंगे, तो फिर ये गिला ना करना, ये पठानों का वतन है, पश्तूनों का वतन है। पठानों में भाई जुर्म करता है, अगर भाई हाथ नहीं आता तो दूसरे भाई को मारा जाता है, बाप को मारा जाता है, रिश्तेदार को मारा जाता है। अगर ये दहशतगर्द कानून के कटहरे में नहीं आता तो हम इनके बाकी रिश्तेदारों की खोपड़ियों को उड़ा देंगे इंशाअल्लाह। तो आपने देखा वीडियो में जिस शख्स को आप देख रहे थे और जिसे आप सुन रहे थे, दरअसल ये वो एक सुन्नी नेता माना जाता है और वो शख्स अपने सामने मौजूद लोगों को उकसाता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरा मामला क्या है अब वो भी समझिए। पाकिस्तान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दावा किया जा रहा है कि इसमें एक शख्स सुन्नी मुसलमानों को भड़काता दिख रहा है। उस वीडियो में ये साफ तौर से सुनाई देता है कि ये जो शख्स है वो शिया मुसलमानों पर हमले के लिए लोगों को उकसा रहा है। वो दावा करता है कि पाकिस्तान पठानों और पश्तूनों का मुल्क है। ये वीडियो सवाल खड़े करता है कि पाकिस्तान सरकार पर और वहां की व्यवस्थाएं संभालने वाली सेना पर। शुक्रवार को राजधानी इस्लामाबाद में जिस तरह से शिया मस्जिद में आत्मघाती ब्लास्ट हुआ, उससे 31 लोगों की मौत हो गई, जबकि 160 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। और ये समझिए ये राजधानी के अंदर ब्लास्ट था। पाकिस्तान की सरकार और खुद सीडीएफ आसिम मुनीर इस्लाम की दुहाई देते हैं। ये कहा जाए इस्लाम की दुहाई देते थकते नहीं हैं, लेकिन हालात ये हैं कि ना केवल खुद उनके मुल्क में ही अल्पसंख्यक शियाओं के साथ में बुरा व्यवहार होता है, बल्कि अफगानिस्तान जैसे इस्लामिक देश से भी उनके संबंधों में तनाव छाया ही रहता है। पाकिस्तान में शिया समुदाय पर बीते करीब 20 सालों से हमले लगातार हुए। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कराची में तो शिया समुदाय पर पहले ही कई बार हमले होते थे, लेकिन अब तो राजधानी इस्लामाबाद में भी मस्जिदों को निशाना बनाया जाने लगा है। 5 फरवरी साल 2009 को डेरा गाजी खान में शिया मस्जिद में जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसमें 32 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद 20 फरवरी 2009 को शिया नेता शेर जमान के जनाजे के दौरान अटैक होता है, जिसमें 30 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई। अब अप्रैल 2010 में चकवाल की शिया मस्जिद में हुए हमले में 22 लोगों की जान चली गई। रहीम यार खान में चहलुम जुलूस पर बम धमाके हुए, 18 लोगों की मौत हो गई। और कोहिस्तान में शिया यात्रियों की बस पर हमला करके 18 लोगों को मार दिया गया। अब 10 जनवरी 2013 की बात करें तो यहाँ पर क्वेटा में भी दोहरे धमाके हुए और दोहरे धमाके में 115 लोगों की मौत हुई थी, 250 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ये कौन थे मृतक? इनमें ज्यादातर थे शिया। 16 फरवरी 2013 को क्वेटा में आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 91 लोगों की जान चली गई। जनवरी 2015 में शिकारपुर में भी ऐसे ही शिया मस्जिद में धमाका होता है और 61 नमाजियों की जान चली जाती है। अब फरवरी 2015 में भी पेशावर की शिया मस्जिद पर हमला हुआ, इस दौरान भी 19 लोग मारे गए। तो ये साफ है कि शिया समुदाय के खिलाफ हिंसा की आग पूरे पाकिस्तान में फैली है और ये अभी से नहीं, पिछले काफी लंबे वक्त से नजर आती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो शहबाज सरकार और आसिम मुनीर पर ही खड़े हो जाते हैं कि वो मुल्क में तो शांति व्यवस्था कायम करने में नाकाम साबित हुए। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी, बलूचिस्तान में बीएलए पाक सेना पर हमले लगातार करते हैं, नाराजगी जताते हैं, उनकी दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अब अफगानिस्तान सरकार पाकिस्तान से नाराज भी हो गई है। इमरान खान के रिश्तेदार और समर्थक मुनीर से नाराज हैं।
जाहिर सी बात है कि पाक सरकार के नेतृत्व पर बड़ा सवाल खड़ा होने लगा है और बार बार सवाल यही खड़े होते हैं कि आखिर आसिम मुनीर और शहबाज सरकार क्या यहाँ की नाराजगी को दूर कर पाने में नाकाबिल हैं, नाकाफी हैं। बड़े सवाल, क्या पाकिस्तान में अल्पसंख्यक शिया सुरक्षित नहीं है? सवाल ये भी, क्या पाकिस्तान सरकार शिया लोगों की रक्षा नहीं कर पा रही? सवाल, क्या पाक सरकार अल्पसंख्यकों को देश का नागरिक ही नहीं मानती है? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जो लोगों के जहन में हैं। करेंगे चर्चा, जानने की कोशिश करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ में। आइए आपको मिलवा देती हूँ खास मेहमानों से जो मेरे साथ में इस दौरान कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बताती चलूँ, जिस तरह से जो तमाम परिस्थितियाँ हैं उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि बात करते हैं हिंदुस्तान की, बात करते हैं हिंदुस्तान वाले जम्मू कश्मीर की, लेकिन अपना घर संभल नहीं रहा। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सहाय मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार अरविंद सिंह तेजावत मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूड़े मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। और पाकिस्तान से भी जल्दी खास मेहमान कनेक्ट होंगे, डॉक्टर इरशाद अहमद जो कि PMLN के नेता हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी आपसे करना चाह रही हूँ। आप जरा इस बात को मुझे समझाने की कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान में जो हाल ही में धमाका हुआ इस्लामाबाद में, उसके बाद में अलग अलग रिपोर्ट सामने आई और अलग अलग दावे सामने आए। पाकिस्तान ये दावा करता रहा कि ये अफगानिस्तान की तरफ से, TTP की तरफ से किया हुआ धमाका है। एक तरफ ये कहा गया, उसमें तो हिंदुस्तान तक का नाम लिया गया जो उनकी पुरानी बीमारी है, हमेशा से उनको एंटी इंडिया सिंड्रोम यहाँ पर नजर आता है। लेकिन असल में ये शिया सुन्नी की जो अदावत है ये बहुत पुरानी नजर आती है, जिसे अभी तक नोटिस और उसका इलाज तक नहीं कर पाई है यहाँ की सरकारें, यहाँ के हुक्मरान। बहुत बहुत धन्यवाद नैना जी। इसमें कोई शक नहीं कि जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर लगातार अल्पसंख्यकों के बरखिलाफ जो कार्रवाई होती है, आप देखिए अल्पसंख्यक पहले तो हिंदू लीजिएगा, कितने थे 1947 में 22% और कितने हैं आज की तारीख में 1% भी नहीं रहा। आप अब अल्पसंख्यक शिया कितनी आबादी है उनकी 20% आज की तारीख में। और हर हमेशा जैसे जिस तरीके से आपने पूरे आंकड़े गिनवा दिए, आप समझ सकते हैं कि कितने हमले शिया मुल्क में हुए, शाहियों पर है जो वहां के रहने वाले उनके ऊपर हुए। वही नहीं, अहमदी उनके बरखिलाफ जिस प्रकार से कार्रवाई होती है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से आज की तारीख में बोलते हैं ISPP यानी कि इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान प्रोविंस, और एक तरीके से एक फॉल्ट लाइन है पाकिस्तान के अंदर। कहीं ना कहीं शिया और सुन्नी के बीच में जिस प्रकार से लगातार कहीं खुरासान में तो कहीं कुरान में कहीं ना कहीं लड़ाई और इस तरीके से जो अनबन रहती है। दूसरी तरफ सुन्नियों के बीच में जिस प्रकार से वो बार बार आपने देखा वो नेता किस प्रकार से हल्ला कर रहे हैं कि हम तो पठान है, पठान अलग है और इनके सारे के सारे तकरीबन पठान में कहूंगा चलो सुन्नी है, तो पठान भी वहां पे इससे लड़ रहे हैं, पाकिस्तान में लड़ रहे हैं। पाकिस्तान क्या कर रहा है, हर बात या तो अफगानिस्तान को कहता है कि उनकी गलती है, या कहते हैं ये तो फितना है हिंदुस्तान के उकसाए हुए लोग हैं। कहाँ हिंदुस्तान के उकसाए हुए लोग हैं? वहां के बीच में पाकिस्तान की जबरदस्त फॉल्ट लाइंस है। इसलिए लगातार मस्जिदों में, इस्लामाबाद की मस्जिद में, क्वेटा जो उनका वहां का जो पाकिस्तान का स्टाफ कॉलेज है वहां पर है क्वेटा, और उसके बावजूद भी जिस तरीके से देखिए, चाहे वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो, चाहे तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, या उन्हीं के सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस और ये जितने भी अलगाववादी जो उनको ये कहते हैं, अभी क्या कह रहे हैं उन्होंने, पाकिस्तान ने 200 उन्होंने मिलिटेंट मारे, और मिलिटेंट इनोसेंट लोगों को मारा उन्होंने। क्यों? क्योंकि उन्हीं के खुद के, जैसे BLA ने कहा कि उनके कितने लोग ठोके उन्होंने, 85 आदमी जब मारे उनके 12 कोऑर्डिनेटेड अटैक के बाद। अब शिया के भी तो पाकिस्तान में आज की तारीख में जबरदस्त एक फॉल्ट लाइन है। ईरान शिया है जो पाकिस्तान का जुड़ा हुआ मुल्क है, प्लस बलूचिस्तान का 900 किलोमीटर की जो बॉर्डर है वो इसके साथ सिस्तान बलूचिस्तान के साथ यानी ईरान के साथ है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों को लेकर के, और जिस प्रकार से मुल्ला मुनीर जो बार बार पाकिस्तान को अपने टू नेशन थ्योरी में मुसलमानों को अलग करने की बात, खुद जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा लेना जी, उनसे खुद उनका मुल्क नहीं कर सकता। उनके बीच में ही लोगों के बीच में जबरदस्त दरारें हैं, और ये दरारें कौन पैदा कर रहे हैं? उन्हीं के लोग। क्यों? सांप तो उन्होंने पाले हैं, और वही सांप आज उनको डस रहे हैं, और वही सांप है जो उनके सिक्योरिटी फोर्सेस को मार रहे हैं, वही सांप है जो पूरे पाकिस्तान में दरार पैदा करके पाकिस्तान के मुल्क को 4 भागों में काट करके फेंक देंगे। ये हालत है पाकिस्तान की।
इसमें कोई शक नहीं सर। देखिए ये हालात हैं पाकिस्तान के, लेकिन अगर वो समझ जाएं तो पाकिस्तान कैसा। वेल मेरे साथ में पाकिस्तान के पीएमएलए नेता इरशाद अहमद भी कनेक्ट हो चुके हैं। मैं बाकी गेस्ट का रुख करूं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। इरशाद अहमद जी, आप ही से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। एक नेता का वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है और वो एक बार फिर से वही सुन्नी वर्सेस शिया वाले इस अदावत को और ये कहा जाए आग में घी डालने का काम करते रहा है। पिछले काफी लंबे वक्त से ऐसे कई घटनाएं देखने को मिली जो शियाओं पर टारगेटेड रहीं और उन्हें लगातार टारगेट करते हुए उन पर आत्मघाती हमले हुए। अब सवाल ये उठने लगे हैं कि जो अल्पसंख्यक, पहले तो पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक ये कहा जाए हमेशा टारगेट रहते थे, अब इस्लाम की दुहाई देने वाले आसिम मुनीर वो अपनी ही जनता को, वो भी तो अल्पसंख्यक मुस्लिम हैं, उन्हें भी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं क्या? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं अर्ज करूंगा, देखें शिया सुन्नी सिख हिंदू, हम कहते हैं कि सब इंसान है और इंसान मरते हैं, इंसानियत मरती है जब दहशतगर्दी होती है। दूसरी बात, अभी आपके जजा साहब कह रहे थे कि जी सांप पाले हुए हैं, हमने सांप नहीं पाले हुए। सांप आपकी बिलों से निकल करके आते हैं, जिनको हम मार रहे हैं पिछले 3 साल से। मेरे फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब इसी काम पे लगे हुए हैं कि उन्होंने सांपों को और दहशतगर्दों का खात्मा बिल खैर करने की कसम खाई है। और इस वक्त कौम गलत टारगेट कर देते हैं, गलत टारगेट कर देते हैं, अपनों पर गोलियां चला देते हैं। आप जो अदावत या फिर जिन्हें आप सपोले कह रहे हैं, जिन पर आप हथियार उठाते हैं, बीएलए के मासूम जनता, बलूचिस्तान की मासूम जनता, माफ कीजिएगा, बलूचिस्तान की मासूम जनता को आप टारगेट करते हैं। इस्लामाबाद में आप इस तरह से, आपने आतंकी तो खुद घर में बनाए हैं, आपने खुद उनको हथियार चलाना सिखाया। अब टीटीपी अब आपको आंखों में खलता है। तालिबान बनाया किसने? आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया किसने? ट्रेनिंग दी किसने? रसद दी किसने? आप जरा मुझे बोलने दें। मेरा ख्याल है कि आपने सवाल किया, जवाब मैंने दिया नहीं, आपने आगे तकरीर शुरू कर दी। देखे मैं आप ही की तरफ आ रहा था, मैंने आपको कन्याकुमारी से अफगानिस्तान लेकर के जाना है। अभी जरा सुनिए, जरा धीरज रखिए। दूसरी बात, अभी आप मेरे बलूचिस्तान की कर रहे हैं। देखें, आप शुरू हुई हैं शिया सुन्नी से, क्योंकि ये आपका टारगेट है कि मेरे मुल्क में, पाकिस्तान में, मेरे प्यारे मुल्क में आप शिया सुन्नी फसाद करा दें या दहशतगर्दों की और बलोचियों की लड़ाई करा दें, बलूचिस्तान में तबाही करा दें। ऐसा कुछ कर नहीं सकेंगे आप, क्योंकि मेरी सिक्योरिटी एजेंसीज, मेरे इदारे तमाम मजबूत हैं और इस वक्त जाग रहे हैं और उनकी नजर है चारों तरफ कि कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा दोस्त है। देखें, दहशतगर्द किसी का दोस्त नहीं होता। दहशतगर्द ना इंसान होता है ना जानवर होता है, ये पहले बात याद रखिए। हम ये कहते हैं कि एक इंसान का मरना इंसानियत का मरना होता है। ये जो मेरे मुल्क, मेरे शहर इस्लामाबाद में जो दहशतगर्दी हुई है, क्या आप समझते हैं कि ये सुन्नी ने किया, सिख ने किया, हिंदू ने किया, मुस्लिम ने किया? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक दहशतगर्द ने किया है, जो कि दहशतगर्द इंसान नहीं होता है। देखें, कोई भी इंसानियत, कोई भी इस्लाम, कोई भी मजहब ये नहीं कहता कि इंसानों को आप जान ले लें। और जो कुछ ये हुआ है, ये इनको इंशाल्लाह इसकी सजा भी मिलेगी। और हमने दहशतगर्दों को सेम डे पकड़ा है। और मैं आपको मुसलसल पिछले 6 माह से कह रहा हूं कि अब हमने दहशतगर्दों को मारना भी शुरू किया और उनको पकड़ना भी शुरू किया है। पकड़ना इसलिए शुरू किया है कि इंशाल्लाह वो बोलेंगे, उनकी नस नस से आवाज आएगी कि उनका आका कौन है, उनको फंडिंग कौन करता है, उनको असला कौन देता है, उनको पैसा कौन देता है, उनके लिए चीखता चिल्लाता कौन है। एक ही मुल्क है। अब मैं जब नाम लूंगा तो आपकी दुम पे पाँव आएगा और आपने चीखें मारनी है। देखिए, मेरा दुश्मन सिर्फ हिंदुस्तान है, मेरा दुश्मन मोदी सरकार है। देखिए, बुच्चर ऑफ गुजरात आप लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता मोदी को। ये चीजें हैं जो कि दुनिया देख रही है, दुनिया मान रही है। देखें, लेकिन आप ना माने तो एक अलग सी बात है। हम यही कहेंगे कि बाज आ जाइए अपनी दहशतगर्दी से, बाज आ जाइए अपनी दहशतगर्दाना सोच से। जब तक आप दहशतगर्दाना सोच खत्म नहीं करेंगे, कितने भी अमल नहीं आएगा। हम तो ये चाहते हैं, जब आपने ये कह ही दिया कि हिंदुस्तान आपका दुश्मन है, और तो आपकी फितरत क्या रही? आपकी फितरत ही गलत हो गई। आप फितना है हिंदुस्तान करते रहिए, हम हिंदुस्तान में उकसाए है, ये फितना है, हिंदुस्तान है। अरे फितरत ही आपकी हिंदुस्तान से दुश्मनी है। आप इरशाद जी, आप खुद बोलेंगे नहीं? डॉक्टर साहब, आपने क्या कहा? हिंदुस्तान मेरा दुश्मन है। अगर हिंदुस्तान आपका दुश्मन है तो फिर कैसे बातचीत बनेगी हम दोनों की? बातचीत हम दोनों तभी कर सकते हैं जब आपने कहा इंसानियत के साथ मैं खड़ा हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ। अगर आप इंसानियत के लिए खड़े हैं, अगर आप ये दुश्मन से बात कर रहा हूँ, आप मुझे ना इरशाद जी, अगर आप मैं दुश्मन से बात कर रहा हूँ, कैसे बात कर पाएंगे? फिर तो गोली चलनी चाहिए। आपने मुझे मारना चाहिए, मैंने आपको मारना चाहिए। दुश्मनी
इरशाद साहब ये गलत हो गया ना, ये गलत। आज दुश्मन नहीं बोल सकते, अगर दुश्मनी निभानी है तो दुश्मनी निभाते ना, ये गलत हो गया ना। इरशाद साहब ये गलत हो गया। आप दुश्मन के तौर पे नहीं बात करेंगे, आप बात करेंगे इंसानियत के तौर पे, अच्छे एक मुल्क के अच्छे। नहीं सर, संजय कुलकर्णी सर, ये यही तो एक फितरत और इसी के माध्यम से ही तो ये अपनी जनता के बीच में जाते हैं दुकानदारी चलाने के लिए, और यही काम सरकारों का है, और यही वजह है कि आज जो हालात हैं वो उनसे निपट नहीं पा रहे। मैं अन्य गेस्ट का भी रुक कर लेती हूँ जल्दी से। विंग कमांडर आलोक सहाय, और बाकी फिर मैं उसके बाद में आगे रुक करूँ। विंग कमांडर आलोक सहाय, आपने सुना यहाँ पर जिस तरह से इस्लाम ये कहा जाए कि इरशाद अहमद खुद ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की हिंदुस्तान से दुश्मनी, हमने उन्हें दुश्मन नहीं माना, हमने आतंकवादी और आतंकवादी सोच को दुश्मन माना। और इरशाद अहमद का ये बयान, ये नफरत भरे बोल, और यही वजह है कि चाहे बात BLA, चाहे बात TTP, चाहे बात इस तरह के तमाम जो संगठन है वो इनके खिलाफ आवाज बुलंद करें, क्योंकि उन्होंने हमेशा उनका पतन किया, पतनकारी नीतियों की वजह से बलूचिस्तान आके यहाँ पर आग में चल रहा है। वो चीज उनको आज तक समझ में नहीं आ रही। अब उनके खुद के शिया सुन्नी नेता खुद ये कह रहे हैं कि भाई अदावत बहुत पुरानी है, यहाँ की सरकारें उसे नोटिस नहीं कर पाई। नैना जी देखिए, ये कह रहे हैं ना कि चुन चुन के मुनीर साहब निकाल के सांपों को मार रहे हैं, उस सांपों के जनाजा में मुनीर साहब के अफसर शामिल हो रहे हैं। करोड़ों रुपया दिया इन्होंने कि उस सांपों के जो का घर था जो बर्बाद हो गया ब्रह्मोस मिसाइल से, तो करोड़ों रुपए उसको बनाने के लिए फिर से दिए गए इन्हीं सांपों के। और ये जो बात कर रहे हैं ना कि हिंदुस्तान दुश्मन है, हिंदुस्तान ये सब कर रहा है, पूरे यूरोप में हंगामा चल रहा है। रोड पर आपने देखा होगा, आप सोशल मीडिया देखते हैं तो जरा देखिए वहां कौन सा हिंदुस्तान क्या कर रहा है। वहां हिंदुस्तान आग लगा रहा है। वहां पर क्यों अफरा तफरी, वहां पर जो मुसलमान गए, क्यों आज वहां दंगा फसाद हो रहा है, क्यों हंगामा हो रहा है यूरोप के देशों में, क्यों ऐसा दंगा फसाद हो रहा है दूसरे देशों में। आप इस बात को जब तक इरशाद साहब नहीं समझिएगा कि गलती कहां पे है, आप देखिए, आप कहीं शिया हिंदुस्तान रहेगा तो हिंदुस्तान आपका दुश्मन है, आप हिंदुओं से लड़ेंगे। जब हिंदू नहीं रहेगा तो आप क्रिश्चियन से लड़ेंगे, आप क्रिश्चियन भी नहीं रहेगा तो आप शिया से लड़ेंगे, शिया भी नहीं रहेगा तो आप इराक में देखिए आपस में जितने गुट है वो लड़ेंगे। ये मरना मारना जो फितरत है ना, जो धर्म में सिखाया जा रहा है, ये इसको आपको थोड़ा बदलना पड़ेगा। देखिए इरशाद साहब, आप पढ़े लिखे इंसान है, आप इस बात को समझिए, जब तक शांति और अमन पसंद बचपन से नहीं लोगों को सिखाया जाएगा, अगर आप बचपन से ही लोगों के दिमाग में इस तरह की जहर भर देंगे तो उसका नतीजा यही होगा कि बड़े होकर के सेक्टेरियन वायलेंस होगा ही, और आप इससे बच नहीं पाएंगे। देखिए 2001 से अभी तक 2600 शिया मुस्लिम मारे गए। ये हमारा आंकड़ा नहीं है, हिंदुस्तान का आंकड़ा नहीं है, ये विदेशी आंकड़ा है और ये ठोस आंकड़ा है। आप देखिए, आप अब वहां कौन सा हिंदुस्तान है, वहां कौन सा हिंदू है, वहां कौन सा RSS है, बलूचिस्तान में कौन सा RSS है। ईरान के साथ आप लड़ाई में आपने अमेरिका के साथ देने के लिए आप तैयार हो गए कि हम अपना जमीन देंगे, हम अपना हवाई एयर स्पेस भी देंगे फाइटर जाने के लिए। क्यों जो आपने दिया? क्योंकि आप जानते हैं कि वहां पर शिया मुस्लिम का शासन है ईरान में। आप सऊदी अरेबिया ने तो मना कर दिया, कम से कम वो तो शिया सुन्नी के भाईचारा निभा रहा है, वो तो इस्लाम का भाईचारा निभा रहा है। जॉर्डन छोड़ दिया, बाकी सारे देशों ने मना कर दिया, लेकिन आप तो खड़े हो गए। आप क्यों खड़े हो गए? आपने क्यों परोस दिया अपने आप को अमेरिका के सामने? तो आप इस बात को समझिए इरशाद साहब कि ये हर जगह हिंदुस्तान नहीं है। आप जाके देखिए, जिस मुल्क में आपके लोग गए हैं उस मुल्क में तबाही की तरफ समय बढ़ रहा है, उस मुल्क में हंगामे हो रहे हैं, उस मुल्क में देखिए किस तरह से रोड पर गदर मचा रखा है आप लोगों ने। आप देखिए, आपके लोग जहां जहां गए भिखारियों का देश कहा जाने लगा। क्यों कहा जाने लगा? लाखों की संख्या में भिखारी देशों से, विभिन्न देशों से निकाल के आपके यहां भेजे जा रहे हैं वापस कि जाओ पाकिस्तान वापस जाओ। आप जब ये चीज नहीं समझेंगे इरशाद भाई, तब तक आपका देश नहीं सुधर पाएगा। इस मानसिकता से इरशाद भाई, आप लोगों को, एक आम पाकिस्तानी को, पढ़े लिखे पाकिस्तानी को उभर के सामने आना पड़ेगा कि ये जाहिलियत जो है मदरसों में, कुछ खास मदरसों में जो दी जा रही है, ये आपके मुल्क को और आपके कौम को तबाह कर रहा है। इरशाद अहमद, ये देखिए बड़ी काम की बात है, ठीक है, अभी तक जो हुआ 78 सालों में नहीं समझ पाए, लेकिन अब वक्त है, 2026 में है, तो क्या अब वक्त नहीं है इन चीजों को एक बार फिर से मॉनिटर करने का या आत्मावलोकन करने का और चीजों को दुरुस्त करने का?
पहले तो मैं दुरुस्त करना चाहूंगा कमांडर साहब, मेरे मदरसों में तालीम दी जाती है दीन की, मेरे मदरसों में इस्लाम की तालीम दी जाती है और इंसान बनाया जाता है। वहां इस वक्त PhD करते हैं मेरे उलमा। देखिए मेरे हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब मदरसे में तालीम हासिल की, उन्होंने आला तालीम हासिल की है, आर्मी को ज्वाइन किया और आज अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को एक ताकत बना करके दिखाया। तो अल्लाह ताला क्या सिर्फ आपके तो हाफिज के अलग-अलग हैं क्या? बनता है हाफिज एक बनता है आपके लिए ये साहब होंगे, पूरे दुनिया के लिए ये आतंकवादियों के नेता हैं, और आपने इनको गिरफ्तार करके क्यों रखा हुआ है अगर ये साहब हैं और आतंकी नहीं है तो? मैं कह रहा हूँ हाफिज आसिम मुनीर साहब गिरफ्तार आप लोगों को करेंगे इंशाल्लाह। मैं हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब की बात कर रहा हूँ। वो है कमांडर जिन्होंने आपको सबक सिखाया, जिन्होंने आपको धूल चटाई, जिन्होंने आपके जाकर के सिंदूर अंदर लगाया। और मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद, लोगों के मुल्क को पाकिस्तान के 28 करोड़ अवाम के लीडर ने, एक कमांडर ने सबक सिखाया और आपको सबक ऐसा सिखाया कि आज तक चीख चिल्लाहट लगी हुई है। मई से लेकर के ये फरवरी आ गया, आज तक आप भूले नहीं है अभी कितने, और आपको नींद भी नहीं आती होगी। देखिए इरशाद साहब एक चीज का जवाब दे दीजिए, एक चीज का बस जवाब दीजिए, एक चीज का जवाब दे दीजिए कि जो इंसान हारता है वो फोन करता है कि नहीं शांति के लिए कि भैया सीज पार कर दो? हम हार रहे थे तो हमने फोन किया, आपके डीजीएमओ ने फोन किया, गुहार लगाई शांति के लिए, सीज पार के लिए, क्यों फोन किया अगर आप जीत रहे थे तो? आप जरा सुन लें, जंग में तो हारे, अभी क्रिकेट में भी आप हारे। हमने कहा कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। कल आपकी चीख चिल्लाहट अमेरिका तक गई कि प्रेसिडेंट अमेरिका की मिन्नत की आप लोगों ने कि खुदा का वास्ता है कि पाकिस्तान से कहिए कि वर्ल्ड कप खेले। हाँ, बिल्कुल इरशाद अहमद, यही तो आप डर के भाग रहे थे। खैर ये बड़ी हास्यास्पद, आप उसको भी आप उस बात के आप मेन एसेंस को नहीं समझ पाए, आप भाग रहे थे और हमने कहा ऐसे नहीं भागने देंगे भाई, आप जंग का मैदान छोड़ के भाग जाएंगे, खेल का मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। आप जानते खेल का मैदान हो या जंग का मैदान किस तरह से पिटाई हो जाती है। मैं अरविंद सिंह तेजावत जी का रुख करना चाह रही हूँ। अरविंद सिंह जी, इरशाद जी तो शायद इस बात को समझ नहीं पा रहे। इस्लाम, अगर खासतौर से पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पे दावा कर रहे हैं इरशाद अहमद भी और आसिम मुनीर, ये इस्लामिक रिपब्लिक कहते हैं एक तरह से पाकिस्तान को। आतंकवाद के खिलाफ इनकी जंग बड़े स्तर पर जारी है। ISKP, TTP जैसे ग्रुप्स इनके घर में है, पिकनिक मनाने के लिए एंटर कर जाते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में कि भारत की सीमा पर हम शेर थे, और यही भारत की सीमा पर शेर बनने का झूठा दावा करने वाले अपने घर में बिल्ली बन जाते हैं। ऐसी क्या मजबूरियां हैं इनकी? देखिए नैना जी, एक बात मैं आपको साफ साफ कहता हूं कि तर्कों का जवाब होता है, कुतर्कों का कोई जवाब नहीं होता है। बिल्कुल सही। अगर व्यक्ति कुतर्क पे उतरना शुरू कर दे तो उसका जवाब नहीं होता है। आलोक साहब, कुलकर्णी साहब चाहे कितनी भी मेहनत कर लें वो नहीं समझा पाएंगे इरशाद साहब को। और इरशाद साहब बहुत सारे मल्टीपल मीडिया चैनल्स पे मेरे साथ पैनल शेयर करते रहे हैं और वो हमेशा वो काफी इंटरटेनिंग रहता है। एक बार तो ये जो बलूच जर्नलिस्ट थे उन्हीं से आपस में भिड़ गए थे और वो काफी इंटरटेनिंग था। पर क्योंकि हमारा चैनल मनोरंजन चैनल नहीं है, वो एक खबरिया चैनल है, इसलिए पाकिस्तान की जनता से रूबरू होकर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। इनके जो खास जिन आसिम मुनीर साहब की बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया है सुनिए। अभी सबसे जब उन्होंने गद्दी संभाली, जो वो आर्मी चीफ बने वहां के, और उसके बाद में उन्होंने दबाव डाल के जो फील्ड मार्शल बने, उससे लेकर वो पूरी कहानी सुनी है। बनते ही पहले साल पाकिस्तान में जो खुद मुसलमान थे लगभग 1,500 मुस्लिम मारे गए। वो आतंकवादी भी थे, वो उनकी नजर में आतंकवादी थे, वहां के सिविलियंस भी थे, वो माने गए। और ये सारे सरकारी आंकड़े हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। अगले साल 1,500 की जगह 2,500 लोग मारे गए और उससे अगले साल मतलब 2026 के आने तक 2025 में 3,500 लोग मारे गए। तो लगातार वो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ये सब मारे जाने वाले लोग कौन हैं? खुद पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी आवाम हैं। अब बताइए कि दुश्मन कहाँ बैठा है? मैं बता रहा हूँ, देखिए दुश्मन तो मैं इरशाद साहब एक बार सुन लीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा।
हड़बड़ाहट हमेशा बुरी होती है। चीजें समझिए, मैं आपको सांप्रदायिकता की चीज बताता हूँ। कौन करवा रहे हैं? आप सुनिए इरशाद साहब, सुनिए, आराम से सुनिए, पूरी बात सुनिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप गलत बात कर बीच रहे में हैं। बोल, देखिए आप टोकेंगे कौन है? है ना, तो ठीक नहीं रहेगा। फिर उसके बाद में वो कहेगा तो वो पूरी आपको बात समझ में नहीं आएगी। सांप्रदायिकता क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। कम्युनलिज्म क्या होती है? कम्युनलिज्म वो दरअसल क्या करता है कि अपने से कमजोर एक दुश्मन को ढूंढती है, जैसे कि हिटलर ने यहूदियों को लेकर किया था। उसके बाद में क्या है कि अगर सारे आप हिंदुओं को भी अगर वहां से खत्म कर देंगे तो वो ये जो कम्युनल लोग हैं एक नया दुश्मन ढूंढेंगे, वो शिया हो सकते हैं। जब शिया भी सारे खत्म हो जाएंगे तो सुन्नी में भी वो एक ऐसा दल या ऐसा जरूर ढूंढ लेंगे, अगर आपने सांप्रदायिकता या कम्युनलिज्म की ठीक से स्टडी कर रखी है तो ये सुनना या ये समझना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इरशाद साहब। और ये पाकिस्तान की जनता के हित की बात कर रहा हूं, है ना। और ये ऐसा कौन बोलता है कि भारत हमारा दुश्मन है? कोई भी मजा हुआ पॉलिटिशियन, कोई भी मजा हुआ डिप्लोमेट क्या इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है इरशाद साहब? बिल्कुल नहीं करता है। और आप जानते हैं कि आप अपनी मर्जी से पड़ोसी नहीं बदल सकते, ना भारत अपना पड़ोसी बदल सकता है, ना पाकिस्तान अपना पड़ोसी बदल सकता है। और जो आपके दुश्मन है वो यहाँ से 7 समुंदर पार बैठे हुए हैं, जो आपको हथियार बेच रहे हैं, आपको उकसा रहे हैं, आपके लोग आप ही के लोगों को मरवा रहे हैं। ये अब तक आपको याद होना चाहिए कि लगभग 1 लाख के आसपास आपने अपने ही लोगों को मार दिया है छोटी छोटी घटनाओं में। इसमें मैं बांग्लादेश के लोगों का जिक्र नहीं कर रहा हूं जो कि पाकिस्तान के सोल्जर्स ने वहां पे अत्याचार करके मारा। इसमें मैं वो जिक्र भी नहीं कर रहा हूं जो आपके पाकिस्तान के जो अलग अलग मिशंस जो अमेरिका के दबाव में गए कोल्ड वॉर की ड्यूरेशन में और वहां के अपने ही मुस्लिम भाइयों को मारा। आपसे बड़ा मुस्लिमों का दुश्मन कौन हो सकता है? खासकर आपसे मेरा मतलब जो पाकिस्तान की सरकार है। थोड़ा सा लॉजिकल बनिए इरशाद साहब, तभी मुझे लगता है कि पाकिस्तान का भला हो पाएगा। ठीक है, इरशाद अहमद जी कुछ कह रहे हैं। आपने एक सवाल किया कि पड़ोसी नहीं बदल सकते। अगर पड़ोसी नहीं बदल सकते, उसका बिहेवियर, उसकी आदत, उसकी दहशत गर्दना सोच तो हम बदल सकते हैं ना। हमने बदली है आपकी, लेकिन चूंकि वो दुम जो है वो टेढ़ी रहती है, उसको सीधा कर नहीं सकता कोई। देखें, अरे यही तो इरशाद अहमद समझ में नहीं आता। आप आईने के सामने खड़े होते हैं लेकिन उस आईने में आपको सब भारत नजर आता है। आपको ये एंटी इंडिया सिंड्रोम है। लेकिन ठीक है, मैं ब्रह्मदीप अलोने जी का रुख करना चाह रही हूँ। ब्रह्मदीप जी, ये एंटी इंडिया सिंड्रोम से ग्रसित तो नजर आते हैं, लेकिन पाकिस्तान यूएन जैसे मंच पर भाई इस्लामोफोबिया का लेक्चर देता है, लेकिन अपने घर में शिया देख लीजिए, अहमदी, हिंदू, क्रिश्चियन, जो भी अल्पसंख्यक हैं, उनके घर में किस तरह से उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं ये सभी जानते हैं। ये पाकिस्तान की दोहरी नीति नहीं तो और क्या है। पहले से ही पाकिस्तान आतंकवाद का स्पॉन्सर था, लेकिन अब घर में भी उस पर एक तरह से बड़ा चस्पा लग चुका है। ये तो नैना जी देखिए, इरशाद जी की बात का बुरा इसलिए नहीं मानना चाहिए क्योंकि ये तो जनता के नुमाइंदे हैं ही नहीं, ये तो चोरी की सरकार के नुमाइंदे हैं। सत्ता तो इमरान खान को पाकिस्तान के अवाम ने वोट दिया था। ये जो नून है, पाकिस्तानी मुस्लिम लीग, इनके जो लोग जाते हैं तो लोग इन पर जूते उछालते हैं, इनको गालियां बकते हैं। ये इरशाद जी यदि लंदन में चले जाएं तो पाकिस्तान के लोग इनको जूते मारने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि लोग ने, अवाम ने, पाकिस्तान की अवाम ने तो इमरान खान को वोट दिया था, उनको जेल में डाल दिया है। इसलिए ये बकवास ऐसी करेंगे, इसलिए इनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान का अवाम का प्रतिनिधित्व करते ही नहीं है। अब दूसरी बात देखिए, दूसरी बात, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर 85% सुन्नी है और बाकी शिया है। तो इन्होंने शियाओं को मारने के लिए बाकायदा आतंकी ग्रुप बना रखे हैं। सिपह साहबा क्या करता है, शियाओं के मस्जिदों पर हमला करता है। लश्कर झांगवी क्या करता है, वो शियाओं और बाकायदा इनके जो नेता है वो उसका सपोर्ट करते हैं। और ये वही लोग हैं। परवेज, अभी आप देखेंगे आसिम मुनीर, मुल्ला मुनीर की जो बात कर रहे हैं, एक दौर में मुल्ला मुनीर परवेज मुशर्रफ को कहा जाता था, लेकिन परवेज मुशर्रफ ने लाल मस्जिद पर हमला करके वहां के आतंकियों को चुन चुन कर मारा था, क्योंकि अमेरिका ने मदद बंद कर दी थी। तो अब जैसे जैसे भारत और अमेरिका का टेरिफ का समझौता हो गया है, तो अब समझ लीजिए बुरे दिन आने वाले हैं इनके। वापस ऐसा ही होगा। आसिम मुनीर जो है वो भी एक आतंकी को उन्होंने पकड़ के हवाले किया था और इसीलिए ट्रंप को उन्होंने खुश किया था। अब दूसरी बात यह है
कि आप अल्पसंख्यकों को इतना प्रताड़ित करते, इतना मारते हैं कि 22% 1947 में हिंदू थे और अब वो 2% भी नहीं बचे हैं। कहां गए हैं? आप शियाओं को इतना टारगेट कर रहे हैं कि ईरान ने आप पर हमले कर दिए थे। यही कारण है कि जो आपका इस्लामिक जो इस्लाम का आपने नकाब ओढ़ रखा है वो तो आपका बार बार एक्सपोज हो जाता है। आपने इस्लामिक बम बनाया, लेकिन इस्लामिक बम नहीं, वो सुन्नी बम बना लिया है आपने। आप लोगों ने क्या किया कि एक परमाणु समझौता किया सऊदी अरब के साथ और पाकिस्तान के साथ, तो वो इस्लामिक समझौता नहीं था, वो तो सुन्नी समझौता था। यही कारण है कि ईरान आपके साथ खड़ा नहीं है, यही कारण है कि टर्की आपका विरोध कर रहा है। तो दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान की अल्पसंख्यकों को लेकर नीति इतनी विभत्स रही है कि इन लोगों को ग्रे लिस्ट में बार बार डाला जाता है, फिर इनको पैसे की आवश्यकता होती है, फिर ये कर्ज के लिए भीख का कटोरा लेकर चले जाते हैं। और अभी आप देखिए कि जो सिख हमारे भारत में पढ़े लिखे सिख जो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष थे बंगा साहब, वो गए तो उनके सामने कितनी मिन्नतें कर रहे थे और उसी बंगा साहब के परिवार को आप लोगों ने उजाड़ दिया। यहाँ पर नैना जी एक बात और मैं कहना चाहूंगा, एक वर्ड को हमको सुधारने की जरूरत है, पाकिस्तान। वो पाकिस्तान नहीं, वो पंजाबिनिस्तान है, क्योंकि पंजाब के शैय्यद और पठान पूरे पाकिस्तान पर राज कर रहे हैं। बलूचिस्तान से पेट्रोल निकलता है, बलूचिस्तान से गैस निकलती है, लेकिन खुशहाली कहां पर जाती? पंजाब में जाती है। बलूचिस्तान के लोग भूखे मर रहे हैं, सिंध के लोगों का खराब हालत है, खैबर पख्तूनवा के लोग इनके साथ खड़े ही नहीं है। तो पूरी तरीके से इस पंजाब के जो लोग हैं वो सेना में हावी हो गए, वो प्रशासन में हावी हो गए, और संसद में 342 में से तकरीबन 176 सीटें तो पंजाब से आती है। नवाज शरीफ कहाँ के रहने वाले? पंजाब के। शहबाज शरीफ कहाँ के? पंजाब के। परवेज मुशर्रफ कहाँ के? पंजाब के। सारे तो पंजाब। और इसी पंजाबियत के चक्कर में 1971 में बांग्लादेश जो है वो अलग हो गया। इरशाद साहब अभी भी हमारे जो बड़े बात यह है कि जब भी कुछ बात होती है हमेशा हिंदुस्तान को घेरने के लिए खालिस्तान का जिक्र करते हैं। मैं तो कहती हूँ अरे भाई आपके पास में भी पंजाब है ना, दे दीजिए उन्हें अलग प्रांत बनाने के लिए। नहीं देंगे। नैना जी देखिए, अभी हमारे जो संजय कुलकर्णी साहब हमारे जो रक्षा विशेषज्ञ बैठे हैं, इन लोगों का सम्मान कीजिए, सम्मान कीजिए। ये लोग वो हैं जो कि देश के प्रति समर्पित रहने वाले लोग हैं, ये अरबपति नहीं होते। लेकिन इरशाद साहब आपकी फौज ने पूरे देश को लूट रखा है, पूरे पाकिस्तान को लूट रखा है, उनके संसाधनों को लूट रखा है। हमारे फौजियों के घर देखिए कितने साधारण रहते हैं वो लोग जो है वो अपने पक्के मकान नहीं बना पाते। और आप जो फौजी है पाकिस्तान के, वो लोग जर्मनी में जमीन खरीदते, वो ब्रिटेन में जमीन खरीदते। यही कारण है कि जब जैसे आपका सेनाध्यक्ष रिटायर्ड होता है तो उनको फिर जूते पड़ते लंदन में उनको गालियां दी जाती है। तो आप लोग अभी भी आईना आपके सामने, आपने तो एक करके इस तरह से एक तरह से ऐसे पन्ने खोल दिए हैं, इतने एक्सपोज कर दिए हैं, इरशाद जी के पास में शायद जवाब भी खत्म हो जाए। इरशाद जी खुद की कब्र खोदते जा रहे हैं। जब कब्र तो आपकी खोदेंगे हमने बनानी शुरू की हुई है, खुदाई शुरू की है हिंदुस्तान की कब्र की, और कब्र हमें भी खोदने की जरूरत नहीं। आपका वजीर आजम ही हिंदुस्तान को जहाँ पर पाकिस्तानी लोग जाके वहां पर काला पोत आते हैं, ये जिन्ना की कब्र की सुरक्षा नहीं कर पाए। ये जो फॉरेन से डेलीगेशन से आते हैं वो जिन्ना साहब की कब्र को नहीं देख पाए। जिन्ना साहब की बहन जो थी उनको भी आपने शिया कहकर खारिज कर दिया, और वो आपको बददुआएं दे के मरी। जिन्ना साहब की बहन जो साहब के साथ के सामने बहुत शर्म। मैं ये कह रहा हूँ, जब मैं आपके दरमियान में नहीं बोला तो अब जरा धीरज रखिए, मुंह बंद रखिए, टेप लगाइए। इरशाद साहब छुरा घोंपने की आदत आपकी पुरानी है, लेकिन अब हम बचना जानते हैं। इरशाद साहब अभी भी आईने में गुस्सा मत होइए, मैं जानती हूँ आईना दिखाकर बहुत सत्य एक एक करके बोल दिया। गुस्सा नहीं, थोड़ा सा शांति के साथ में आप बोलिए जरूर। नहीं, मैं जब इनके दरमियान में नहीं बोला, देखे बात ये कर रहे थे कि मैं मुस्लिम लीग और सुनिए यार, इनका मुंह बंद करें जरा, इनका मुंह बंद कर लें या मैं ऑफ कर देता हूँ अपना स्विच। आप जिन्ना साहब की बहन के बारे में बताइए। अच्छा ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ ब्रह्मदीप जी। अरे नाराज हो रहे हैं इरशाद अहमद जी, ब्रह्मदीप जी ठीक है। इरशाद जी नाराज मत होइए, जवाब दे दीजिए। जिन्ना की बहन के बारे में बता दीजिएगा ताकि ब्रह्मदीप जी भी शांत हो जाए, फिर चुप हो जाए। मैं किसी के बारे में कभी ऑल फोन नहीं बोलता हूँ जिस तरह ये साहब आपके बोल रहे थे। पहले इन्होंने मुझे कहा कि मैं मुस्लिम लीग से हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान से हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद, जिसने डंडा दिया हिंदुस्तान को। देखिए दूसरी बात,
दूसरी बात मेरी, आप चोरी की सरकार से, सही है ना? हिंदुस्तान को देखें, आप चुप कर लें, मुंह बंद कर लें अपना प्लीज। मैं आपके दरमियान में बिल्कुल नहीं बोला, बहुत ऑल फोल बोला। आप एक बार बोल दीजिए, आपने चुराई है ना इमरान खान की सरकार? देखे हमने, मेरी आवाम ने वोट दिया, आपने हमारी ट्रॉफी चुरा ली एशिया कप की, आपने सरकार चुरा ली, और क्या क्या चुराओगे प्रभु? चले आप बोल ले, पहले आप बोले, मेरा ख्याल मैं बंद कर देता हूँ। नहीं, आप ट्रॉफी चुरा के ब्रह्मदेव जी, अरे नाराज हो गए हैं भाई, नाराज हो रहे हैं इरशाद अहमद। पड़ोसी मुल्क वाले वो हमें दुश्मन मानते हैं, लेकिन हम नहीं मानते ना। पैनलिस्ट में मौजूद सभी बड़े सम्मानीय। इरशाद जी नाराज मत होइए, चलिए आप जवाब दे दीजिए। मैं नाराज नहीं होता, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने भी कहीं मीटिंग में जाना है, मैं आप लोगों के साथ टाइम देके मैंने 10 मिनट दिए थे और 20 मिनट से मैं आपके साथ बैठा हूँ, लेकिन मुसलसल आपके मेहमान बोल रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ, ये तरीका अच्छा नहीं होता। बोलिए बोलिए। दूसरी बात, आपने देखे खुद से कहा कि हम अपने दुश्मन हैं और हम सांपों के जनाजे में गए। सांपों के जनाजे में नहीं गए, हम मासूम शहरियों के, जिन्हें मस्जिद में शहीद किया आपके दहशतगर्द, जो भी आपके आए थे वहां से हिंदुस्तान से जहाजों से बमबारी करने, उन इरशाद अहमद मुझे एक बात बताइए, इस्लामाबाद में जिस मस्जिद में जिन लोगों की जाने गई, उनमें से कितनों के जनाजे में गए हैं आपके सेना अध्यक्ष, आपके सेना के अधिकारी, आपके सरकार के नुमाइंदे? देखिए हम लोग सब शामिल थे उन जनाजों में, क्योंकि कितनों के जनाजे में गए हैं मुझे बताइए ना। जितने लोगों ने अभी हाल ही में जान गंवाई, कितनों के जनाजे में गए हैं? जो प्रेम आपको उन आतंकियों के साथ में नजर आ रहा था, जो इस्लामाबाद में हम लोग थे, इस्लामाबाद में जनाजों में शामिल हुए हैं, दूसरे शहरों में। ये बड़ा सिलेक्टिव अप्रोच हो जाता है इरशाद जी। फिर आप कहते हैं मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, मैं आपको टोक रही हूँ। मुझे आप ये बता दीजिए, अभी 31 लोगों की जाने गई, कितनों की जनाजे में आपके सेना के अधिकारी शामिल हुए हैं? कितनों के जनाजे में आपके सो कॉल जो तमाम अधिकारी हैं उन्होंने जाके फतवे पढ़े हैं वहां पे? देखिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे पुलिस के जवानों ने भी शहादत ली है मस्जिद में, मेरे सिपाहियों ने, आर्मी के सिपाहियों ने भी दिया। हम तमाम के जनाजों में, जिनका जनाजा इस्लामाबाद में हुआ वहां हम लोग गए, जो दूसरे शहरों में जनाजे हुए वहां हम गए। हमारा पूरा कितने गए? मुझे तो एक में भी वो आर्मी की पोजीशन लिए हुए नजर नहीं आ रहे थे। सहाय जी कुछ कह रहे हैं आपकी इस बात पे। सहाय जी, क्या आपको वो तस्वीरें नजर आई जनाजों में जाने वाली? आप बोल रहे हैं कि सांपों को आप मार रहे हैं, बता दीजिए लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद के हेडक्वार्टर पर जब मिसाइल अटैक हुआ तो वहां के जनाजे में जाने का क्या औचित्य बनता था आपका? किस हैसियत से आप वहां गए? और ये लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, हक्कानी नेटवर्क, अल कायदा और तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये सारे यूएन और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय देशों द्वारा घोषित टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या आप इसको नहीं मानते हैं? अरे सहाय जी, जवाब में ये जा चुके हैं, इरशाद अहमद जा चुके हैं। वो बार बार ये भले कह रहे थे कि मुझे जाना है, मैं रुका हूँ, लेकिन असल में बात ये है कि यहाँ पर एक तरफ ब्रह्मदीप जी ने उनको जिस तरह से लंबी फहरिस्त और एक्सपोज कर दिया, आप लोगों ने एक एक करके जो काउंटर किया है, उसके बाद में उनके पास में जवाब भी नहीं है। और ये बड़ी शर्म की बात हो जाती है सहाय जी। जो बात आप कह रहे थे आप उसको पूरा जरूर कीजिएगा। जनाजों में जाने की बात करते हैं, आतंकियों के साथ में आंसू बहाने पहुंच जाएंगे। जिन शियाओं ने यहाँ पर जान गंवाई, उनके साथ में, उनके परिवारों के साथ में आखिर कितने यहाँ के सरकारी नुमाइंदे खड़े हुए नजर आए? बिल्कुल, आप देखिए कितने बेशर्मी के साथ ये सैनिक अफसर वहां पर खड़े थे उस ऑर्गेनाइजेशन और उसी कंपाउंड के बगल में, जहां पर ये अंतरराष्ट्रीय, पूरे देश, पूरा अंतरराष्ट्रीय समुदाय मानता है कि ये जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। बहावलपुर और मुरीद के ऊपर जब बॉम्ब गिरता है तो ये जनाजे पढ़ने के लिए इनके अफसर, इनके सरकारी हुक्मरान पहुंच जाते हैं और कितने बेशर्मी से लाइव टीवी पर अपनी रिकॉर्डिंग इन्होंने कराई और इनके मुंह काले हो गए, क्योंकि अब ये बच नहीं सकते अंतरराष्ट्रीय पटलों पर। बार बार ये वीडियो दिखा करके अब भारत इनको मुंह काला करता है कि देखिए आप तो इन अंतरराष्ट्रीय टेररिस्ट के जनाजे में आप शामिल हो रहे हैं। इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि पाकिस्तान आज क्या है? आपके यहाँ सारे इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं बड़े बड़े, आपके यहाँ उसके हेडक्वार्टर्स हैं बड़े बड़े, आपके यहाँ से पकड़ा जाता है अल कायदा का नेता छुप करके,
आपके यहाँ जितने पाल के आपने रखे हैं वो सारे पूरा विश्व जानता है कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ है और कहाँ से इनकी फंडिंग होती है। लेकिन तो सर इस बात को ये समझते कुछ नहीं, देखिए ना, नहीं चाहे है। बात इतने जो तमाम मरकज जिन्हें टारगेट किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में, उन मरकजों को टारगेट किया गया था जिन जगहों पर आतंकियों की मौजूदगी थी, उनके ट्रेनिंग कैंप थे और उनके तमाम ऐसे जो फुटप्रिंट्स नजर आते हैं उन जगहों को टारगेट किया गया। लेकिन फिर भी इरशाद अहमद या ये कहा जाए पाकिस्तान के जो तमाम नेता हैं उनको अब तब भी बचाव करते हुए नजर आते हैं। और यही वजह है कि बार बार कहा जाता है कि भाई वो सेक्टोरियन वॉर को अपना अनदेखा कर रहे हैं और खुद की कब्र खोद रहे हैं। और नैना जी इतना ही नहीं, देखिए हमारी शराफत देखिए कि हमने इस तरह से अटैक किया कि बगल का एक भी पाकिस्तानी आम नागरिक या पाकिस्तानी सेना के लोग हताहत न हो। हमारी मंशा बहुत साफ थी कि जिन आतंकवादियों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया है वो अंतर्राष्ट्रीय घोषित संगठन के आतंकवादी संगठन के सदस्य हैं और उस आतंकवादी संगठन के हेडक्वार्टर पर मैं आक्रमण कर रहा हूं और हमने किसी को भी दूसरे को हताहत नहीं किया। हमने ऐसा समय चुना, ऐसे हथियार चुने कि कोई कोलैटरल डैमेज पाकिस्तान में नहीं हुआ। तिलमिला गए और उन्होंने जब हमारी सेना के ऊपर आक्रमण किया तो सेकंड वेव में फिर हमने इनको सबक सिखाया और तब इनके यहाँ से फोन आया सीज फायर। तो ये पूरी दुनिया जानती है। और एक और बात नैना जी, वो तो चले गए, नहीं तो मैं उनसे पूछता कि ये भारत से कहते हैं कि भारत हार गया, भारत कितने जहाज मारे गए। ये तर्क मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है। अगर कोई कहे कि मैंने किसी ए को मारा काफी ज्यादा, तो आप ए से पूछेंगे कि भाई आलोक साहब बोल रहे हैं कि आपको मारा है, आप सबूत बताइए कि आपने मार नहीं खाया। क्योंकि उन्हें जनता को जवाब भी तो देना होगा कि जितने बजट का आधे से ज्यादा हिस्सा वो दे देते हैं पाकिस्तान आर्मी को, आईएसआई को या आतंकियों को फंडिंग करने के लिए। और अगर आजादी के 78 सालों के बाद में भी आपके वही हालात हैं जो 47 में, 71 में, 90 के दशक में हमेशा हिंदुस्तान से पिटते रहे, तो आखिर उन्हें किया क्या? तो ये झूठा नैरेटिव पेश करना भी अपने आप में बहुत जरूरी हो जाता है। शायद यही एक बहुत बड़ी वजह जहां तक मुझे नजर आती है। संजय कुलकर्णी सर, लेकिन जो शिया और सुन्नी की अदावत की अगर हम बात करते हैं, ये बहुत पुराना और बहुत ये कहा जाए गंभीर मसला है जिसे शायद पाकिस्तान की सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया, या ये कहा जाए कि उनका ऐसे तमाम लोगों पर जो अल्पसंख्यक हो, जो कमजोर हो, उनकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। यही वजह है बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, वहां पर लगातार लोग प्रदर्शन करते हैं। अब शियाओं के साथ में भी यही हालात हैं। वही जो मैं सेक्टोरियन वॉर की बात कर रही थी, क्वेटा से लेकर लगातार अलग अलग इलाकों में ऐसे तमाम हमले हुए, कभी इस तरह से ध्यान नहीं दिया गया। क्या यही वजह है कि आज इस तरह से लोगों का गुस्सा निकलकर सामने आता है? ये देखिएगा, वो तो उनके अपने मजहब की बात है, लेकिन सेक्टेरियन वायलेंस जो है वो बहुत जबरदस्त है पाकिस्तान के अंदर। आपको यकीन नहीं होगा, 6 लाख मदरसे हैं पाकिस्तान में और 2,70,000 स्कूल। ऐसा देश जहाँ पे 6 लाख मदरसे हो और कितने स्कूल, 2,70,000 स्कूल। तो ये हालत है कि कितनी मस्जिदें थी 1947 में और कितनी मस्जिदें हैं आज, वो खुद जानते हैं। पाकिस्तान की फौज $30 बिलियन, $30 अरब डॉलर का बिजनेस करती है। आलू, चीनी, सीमेंट, मॉल, पता नहीं क्या क्या बेचती रहती है। तो हालत यह है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो फौज है, डायरेक्ट कंट्रोल तकरीबन 35 साल, इनडायरेक्ट कंट्रोल बाकी वक्त। मतलब पाकिस्तान हर हमेशा, और पाकिस्तान की फौज भी आप देखिएगा, जब पाकिस्तान की फौज, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो 1947 से टोटल फौज की नफरी थी 4 लाख, जिसमें 1.5 लाख लोग मुसलमान थे जो सारे के सारे पाकिस्तान में गए। आप समझ सकते हैं कितनी आबादी थी उस वक्त, 20%, और 4 लाख की फौज में कितने थे वो, 1.5 लाख। क्या किया पाकिस्तान, और जिन्ना ने क्या कहा कि भैया पाकिस्तान भाग गया होगा, पहले मेरे को फौज दो, और फौज ली। और क्या किया, पहले दिन से लगातार भारत के बरखिलाफ हमले, भारत के बरखिलाफ कार्रवाइयां, कश्मीर में दखलंदाजी, पूरे मुल्क में दखलंदाजी। मतलब पाकिस्तान की जो फिक्रत है वो हर हमेशा हिंदुस्तान का द्वेष, हिंदुस्तान को तोड़ना, हिंदुस्तान के बरखिलाफ बात करना। और बिल्कुल टानिस ने ठीक कहा कि पाकिस्तान नहीं है, सिर्फ एक पंजाबी मुल्क रह गया है। जो पंजाबी जो वहां पे रहते हैं उनके बरखिलाफ सारे के सारे, चाहे वो सिंध प्रोविंस के हो, चाहे फिर वो खैबर पख्तूनख्वा के हो, चाहे वो बलूचिस्तान के हो, और सिर्फ तीनों के तीनों प्रोविंस जो है वो पाकिस्तान में पंजाबियों से नफरत करते हैं। नफरत शब्द भी बहुत कम होगा। और ये जो बार बार इस तरह की बातें होती है, सुन्नी और शिया और अहमदिया और ईरान और पाकिस्तान, अपना अफगानिस्तान को इन्होंने सोचा कि हम खाना खिला करके इनका दिल जीतेंगे। क्या किया इन्होंने,
हकानी नेटवर्क लगाया उधर। तो उसके बाद क्या क्या, आज अफगानी जो है हर पाकिस्तानी से नफरत करता है। क्यों? 10 लाख उन्होंने जहां पे लोग थे पाकिस्तान के अंदर, उनको सबको बाहर निकाल दिया। तो मुझे लग रहा है सर, ये जो आपने एक आंकड़ा ये बताया कि 2 लाख से ज्यादा यहाँ पर स्कूल हैं, 6 लाख से ज्यादा मदरसे हैं, उसमें भी मुझे लग रहा है शिया और सुन्नी के भी इतने ज्यादा बटे होंगे कि बेचारे जो शिया होंगे वो तो और भी ज्यादा दबे कुचले होंगे। बिल्कुल बिल्कुल नैना जी, कोई शक नहीं। वहां पे आज 20% यहाँ पे जो नफरी है आज पाकिस्तान के अंदर सिर्फ शिया लोगों की है। वो शिया लोग जिनके बरखिलाफ कार्रवाई करते रहते हैं, दिखाने के लिए अलग कि हम सब, ये जो बार बार बात करते हैं इरशाद साहब, ये हर हमेशा आप किसी भी चैनल पे जाइए, आपके चैनल में काफी बार आते हैं अपने वो, मतलब भारत के बरखिलाफ उनके कभी भी मानने को तैयार नहीं। हम ये नहीं कहते कि सारे पाकिस्तानी खराब हैं, हम कहते ही नहीं। हम कहते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान में जो आतंकवादी है और जिन आतंकवादियों को पाकिस्तान पनाह देता है वो हमारे दुश्मन है। हम किसी पाकिस्तानी को दुश्मन नहीं कहते। पाकिस्तान का आम आदमी हमारे जैसे है, तो हमारे जैसे ही खाते पीते रहते बोलते हैं। लेकिन पाकिस्तानी जो फौज है, पाकिस्तानी जो आतंकी है और उनको जो पनाह देने वाले लोग हैं, उन्होंने पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया। और आज अगर पाकिस्तान का मुल्क आज गरीबी की हालत में है, उन्हीं की जिम्मेवारी है और कोई नहीं। पाकिस्तानी अगर खुद ये बात समझ जाए तो पाकिस्तान में तकलीफ नहीं होगी। ठीक है सर, मेरे साथ में पत्रकार पाकिस्तान से एक और कनेक्ट हुए हैं, हुसैन जावेद जी। हुसैन जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। हाल ही में इस्लामाबाद में जो धमाके हुए उसके बाद में एक वीडियो वायरल हो रहा है, सुन्नी नेता और ये कहा जाए कि वो भी उसी रूप में लगातार धमकी और लगातार वो बातें करते रहे हैं। लेकिन इससे इतर मुझे एक बात बताइए, धमाकों में 3 से ज्यादा मौतें हो जाती हैं, आखिर इन मौतों को क्या मानते हैं? स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पे मानी जाती है या फिर ये कहा जाता है अफगानिस्तान से तमाम आतंकी आ जाते हैं, क्यों जैसा दावा पाकिस्तान कर रहा है, वो इस्लामाबाद में फ्री एंट्री पा जाते हैं, लेकिन आपकी सेना जो मुस्लिमों की रहनुमा या सबसे मजबूत एक लेयर देने की बात करती है, उन तक पहुंच भी नहीं पाती। आपके घर में आके धमाके कर जाते हैं और उसका ठीकरा फोड़ देते हैं हिंदुस्तान पे। जी देखिए, आपका जो टॉपिक है उस वाले से मैं इसमें यही कहूँगा, जब ऐसी इंफॉर्मेशन हमारी हुकूमत की जानिब से सामने आती है कि जो वहाँ पे जो हमलावर था वो अफगानिस्तान से आया था, उसकी ट्रेनिंग अफगानिस्तान में हुई थी, ऑब्वियसली इसके पीछे हमारी इंटेल है, वैसे हवा में तो बात नहीं हो रही। और ये बात कि हमारी जो फोर्सेज है वो उनको रोक क्यों नहीं पाती, तो ये वो अटैक हैं जो कि बदकिस्मती से हो जाते हैं। ऐसे कितने ही अटैक, इससे कई ज्यादा खौफनाक अटैक जो हो सकते थे उनको इस तरह रोका भी जाता है। लेकिन इशू वही है कि हमारे बैक यार्ड में इस तरह से अफगानिस्तान है और हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इन सबको इस तरह से वहां पर रोक देना। तो मैं समझता हूँ ये एक जंग है, एक लंबी जंग है, और जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ है ये बहुत अफसोसनाक है। लेकिन हमने अफगानिस्तान पे इस बात को साबित किया है कि हम वक्त आने पर इसका जवाब भी देंगे। तो अभी भी इसमें हुकूमत का जो एक तरह का मौकिफ है नहीं, लेकिन हुसैन जावेद सिर्फ बात जवाब देने की ही बात होती है, क्या उसके मूल उद्देश्य को नहीं समझा जाता? आप ये समझिए, तनाव और कर्ज की जिस तरह से बात है, ऐसे में आपके निवेश जो कर रहे थे वो भी इन्वेस्टर्स आपके भाग रहे हैं, और ऐसे में आपके जो सेना अध्यक्ष या फिर आपके जो प्रधानमंत्री तब भी वो ये कहा जाए हिंदुस्तान का या कश्मीर का राग अलाप रहे होते हैं। अभी हाल ही में पीओके की उनकी तस्वीरें भी सामने आई थी और उस दौरान भी वो तमाम ऐसी ही बातें कही जाती रही। बार बार यही नजर आता है, प्राथमिकताओं का ये मिसमैनेजमेंट है क्या, या फिर ये कहा जाए मोटिव पूरी तरह से क्लियर है कि अपना घर जलाएंगे, बलूचिस्तान लुटता रहे, वहां की जनता को हम शोषित करते रहे, खैबर पख्तूनख्वा जलता रहे, इस्लामाबाद में लोगों की जाने जाती रहे, लेकिन उद्देश्य क्योंकि अपनी दुकानदारी चलानी, सिर्फ कश्मीर का राग अलापेंगे। बात पता है क्या मैम, बात ये कि अभी आपने बात की कि हमारी इकॉनमी का हाल सही नहीं। खैर ये हमेशा इंडियन मीडिया पे तो यही होती है चीज़ कि हमारी इकॉनमी बिल्कुल जैसे कि ख़त्म हो चुकी है। लेकिन फैक्ट क्या है? फैक्ट ये कि आपके सामने है कि अमेरिका के साथ हमारे बिलियन डॉलर्स की हमारे मिनरल्स के हवाले से डील हुई है, और बिल्कुल अभी हुई है। CPEC-2 हम इस तरह स्टार्ट करने जा रहे हैं, और अभी जो जनवरी का महीना अभी गुजरा है ये हमारी एक्सपोर्ट्स के लिए भी बहुत अच्छा गया। तो वही बात है ना कि हर चीज को, हुसैन जावेद जी, दरअसल इन्वेस्टर्स तो आ ही रहे हैं, लेकिन CPEC में जिस तरह से बलूचिस्तान में विद्रोह हुआ उसके बाद में क्या हालात हुए वो तो आपने देख ही लिया ना। उसके बाद से तो नाराजगी बड़े स्तर पर देखने को मिली थी। अरविंद सिंह तेजावत जी जवाब देंगे अगर, हुसैन जी कि अगर मैं गलत कह रही हूँ तेजावत जी, सबसे महत्वपूर्ण बात ये जिस तरह से हालात है, लेकिन इसके बाद में भी अलापा जाता है सीधे सीधे कश्मीर को लेकर। देखिए वहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो इसका कारण दरअसल
पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं है। इसके कारण वेस्टेड इंटरेस्ट है, खासकर जो चीन के और अमेरिका का इस पूरे रीजन पे जो कंट्रोल करने का जो सपना है, और उसमें वो पाकिस्तान का मोहरा बनाना चाहते हैं। जो मेरी उस इन्वेस्टमेंट को लेकर समझ है वो यही कहती है, और यही कारण है क्योंकि पूरे ही साउथ एशियन रीजन में चाइना अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, और ठीक जैसे छोटे छोटे मुल्कों को वो प्रभावित कुछ कहना चाहती है नैना जी। जी हुसैन कुछ कह रहे थे आपकी इस बात को लेकर, क्योंकि वक्त कम है तो मैं जल्दी जल्दी रिएक्शन दे रही हूँ। जी मैं सबसे पहले तो अरविंद जी से माफी मांगता हूं कि मैंने उनकी बात इस तरह से टोकी है, लेकिन बात ये कि टाइम भी कम है तो अपना मौके पर रखूंगा। सर, अब इसको अगर हम वेस्टेड इंटरेस्ट कहें या कुछ भी कहें, इसका फायदा तो इकोनॉमी को ही होना है ना। अगर चाइना हमारे साथ एंगेज और हमारे साथ लॉन्ग टर्म इस तरह चलना चाह रहा है तो ऑब्वियसली इसको हम जो भी नाम दे, इन द एंड इसका अंतिम फायदा हमारी इकोनॉमी को ही होगा। और एक बात हो रही है कि यहाँ पे कश्मीर को लेकर इस तरह बात हो रही थी, देखें वही बात है ना, हिंदुस्तान और हमारा जो आपस में इस तरह का स्टैंड पॉइंट रहा है कश्मीर पे, वो मुख्तलिफ रह रही है। आज की बात नहीं, आपको लगता है कि ये मसला ही नहीं है और आप हमेशा पीओके की इस तरह से करते हैं बात, जबकि हम हमेशा कश्मीर को ऑन द होल देखते हैं कि ये मसला अनरिजॉल्व्ड है और इसको हल होना है और जंग से नहीं हो सकता। ये बात इंडिया को भी अच्छी तरह समझनी चाहिए और पाकिस्तान और को हम भी। तो हमेशा समझते ही हुसैन जावेद जी, यही तो बात है। ये बात आप अपने हुक्मरानों को समझाइए ना। हम तो हमेशा समझते हैं, इसीलिए हर बार मौके दिए, लेकिन हर बार मौके के बाद में हमें क्या मिला? सिर्फ धोखा, पीठ पे खंजर घोपा गया और कुछ नहीं। और इसीलिए अब ये स्पष्ट किया गया है कि अब डोजियर नहीं दिए जाएंगे, अब जवाब दिए जाएंगे, चाहे बात ऑपरेशन सिंदूर हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो। और अब बात सिर्फ जवाब से नहीं होगी, बातचीत से नहीं होगी। पाकिस्तान चाहता है कि एक हाथ में बंदूक रहे और दूसरे हाथ में बातचीत हो, ये कभी संभव नहीं था और आज भी नहीं है। और ये कश्मीर तो मुझे लग रहा है आपका ख्वाब होना चाहिए, वो ऐसा ख्वाब जो अधूरा था, अधूरा है। आप बलूचिस्तान संभालिए, खैबर पख्तूनख्वा संभालिए, पीओके आपसे संभल नहीं रहा और बात कश्मीर की करते हैं। और अपने ही घर में इस्लामाबाद में धमाके होकर कितने लोग मारे जाते हैं आतंकियों के जनाजे में, तो वहाँ के सेना अध्यक्ष और तमाम सेना अधिकारी नजर आते हैं। इन लोगों के साथ में क्या, ये आपके लिए ऐसा लगता है चाय में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देने वाले लोग हैं और कुछ नहीं। वक्त इतना ही है। और हुसैन जावेद बहुत लास्ट मोमेंट पे हमारे साथ और लास्ट कॉल पे कनेक्ट हुए, आपका भी बहुत धन्यवाद। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं सभी प्लेटफॉर्म्स पर।